हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम है मियां अदनान। मियां साहब आ जाए, आप जल्द से जल्द आ जाए, सिर्फ आपका इंतजार है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, बैठे 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 आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आज एक बहुत बड़ी वीडियो और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर वीडियो बाकी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ वीडियो स्टार्टेड। मैं गया था आज कंघी करने, खैर तो वीडियो जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ ना इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं क्या निकाल के लाया हूँ, ये एक इंस्टाग्राम पे एक हजरत है, उन्होंने मुझे मैसेज कर कर करके इंसिस्ट किया है कि यार इस वीडियो पे जरूर, हजरत से मुराद मेरा एक शख्स है, जिस तरह मेरा एक अंदाज है आप उसको डिस्टर्ब ना करें। आपके दरमियान में आप शुरू कर देते हैं, एक तो समझ नहीं आती आपको मेरी बातों की। खैर ये जो है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और बारहा कहा कि इस वीडियो पे जरूर रिएक्शन दिया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि आप क्या राय रखते हैं। और इस वीडियो का टाइटल जो है मैं चाहता हूँ आप पढ़ के सुनाएं। क्या टाइटल है जी इसका? आई कैन सी हाउ यूएसए डिस्ट्रॉयड इस्लामिक नेशंस, हिपोक्रेसी ऑफ यूएसए, यूपीएससी मेंस जीएस1 एंड जीएस2 ये टेस्ट है आई गेस। हाँ जी, यूपीएससी चूंकि उनका जो है मेरे ख्याल में सीएसएस जिस तरह हमारा होता है इस तरह उनका एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी करवाते हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस की ऑफिशियल वीडियो है, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई है और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो बात होने जा रही है मैं वही देख रहा हूँ, टाइटल इंटरेस्टिंग है और बाकी जिस तरह से हिपोक्रेसी ऑफ इस्लामिक वो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प इस्लामिक नेशंस के साथ वैसी लम्हे फिक्री है। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, लेबनान, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने कहां अटैक नहीं किया और कहां से स्कॉटिश लोगों ने जस्टिफाई किया। फिर मीडिया प्रोपेगेंडा, न्यूयॉर्क टाइम्स का रोल, सीएनएन का रोल, जिस तरह हम लोगों ने देखा है। अब जो क्योंकि मैं बताता चलूं कि हम दोनों एमफिल जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और हमारी एक रिसर्च टॉपिक भी यही था कि इराक वार के दौरान जो है वो हमें एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, हमें असाइन की गई थी कि आपने इस पे काम करना है। वो ये था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेसिकली इराक वार के टाइम पे किस तरह की रिपोर्टिंग की और किस तरह ये बताया और ये प्रूव किया मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और वो जब वहां मौजूद गए, जब इराकी लोगों के सेवियर बन के जब ये लोग गए तो वहां पे सद्दाम के पास तो कुछ नहीं निकला और सेवियर्स ऑफ अफगानी वुमेन जब आए तो निकाल गए ना जो निकाला था। Iraqi oil, they were after Iraqi oil, many people say that. And this is sad, this is like मुसलमानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, मतलब ये चीज बहुत। और अफगानिस्तान वार में तो हम भी एक्सप्लॉइट हुए बहुत ज्यादा। अभी हम देख ले क्या हो रहा है, मतलब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान का क्या रोल है, इजराइल और फिलिस्तीन में 20,000 मतलब लोग शहीद हो चुके हैं इस टाइम पे। इतना और ऑफ नहीं मतलब कर रहे और यूएई जा रहे, मैं आके हॉस्पिटल बनाऊंगा कुछ, मतलब कुछ तो हो, मतलब कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर। तो ये चीज है कि ये कंप्रोमाइज है, मतलब जितने भी हम कंट्रीज, मसला ये है कि जितने भी ऊपर लीडरशिप आती है ना वो कंप्रोमाइज होती है। वो जो ऐसा कोई लीडर जो जिसने रेजिस्टेंस, सद्दाम के साथ क्या हुआ, कजाफी के साथ क्या हुआ, शाह फैसल के साथ क्या हुआ, इवन मुर्सी के साथ क्या हुआ, मुर्सी इन द मिस्र, और फिर इमरान खान के साथ, भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन इस टाइम पे हमारे सामने जो वीडियो मौजूद है मेरे ख्याल में उसकी तरफ विदाउट एनी वेट जाया जाए और फिर इसके बाद जो हमारी डिस्कशन है वो वीडियो के बाद में। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा हमारी राय जानने के लिए। और उसके साथ हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं फुल स्क्रीन और हियर वी गो। स्टडी आईक्यू आईएएस। Yet again I want to say IAS बनो। दोस्तों अगस्त 2021 में खबर आई कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ये हमारे एमफिल के टेस्ट का एमसीक्यू था, याद है? सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ने किया था, लेकिन पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही हो पाया। सुंदर साहब का स्पेशल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के 20 साल बाद यूएस आर्म्ड फोर्सेस फाइनली अफगानिस्तान को अपने उस हाल से बदतर छोड़ के निकल गई जिसमें उन्होंने उसे पाया था। दोस्तों यूएसए ने मिलिट्री इन्वेजन्स को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द मेन टूल्स बनाए रखा है। लेकिन यूएस के कोवर्ट या ओवर्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस में इस्लामिक नेशंस का नाम अलग से चिपकता है। आज का यूएस जो ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया, चाइना और अमेरिका फर्स्ट के फोकस के साथ दिखाई पड़ता है, हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत लंबे समय तक इंडिया तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं था। कोल्ड वॉर के जमाने से ही इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, यमन, सीरिया और टर्की जैसे देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का फोकस बने रहे। या फिर शायद ये कहना सही होगा कि ये देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का शिकार हुए हैं।
आज इनमें से ज्यादातर नेशंस की बुरी हालत के लिए यूएसए ही जिम्मेदार है। इस्लामिक नेशंस के साथ यूएस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लव हेट रिलेशनशिप है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्यार, एक्साइटमेंट और धोखे से भरी यूएस और इस्लामिक नेशंस की रिलेशनशिप। इसमें किसी भी रिलेशनशिप की तरह बहुत से ब्रेकअप्स और पैचअप्स, पावर ट्रिप्स और ईगो ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। जानेंगे क्या है वो वजह जिनने यूएस को इस्लामिक नेशंस के साथ लंबे समय तक इन्वॉल्व रखा है। इस वीडियो के थ्रू आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कड़वे सच के बारे में भी पता चलेगा। आपको दिखाएंगे कि ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जेनरोसिटी और फ्रेंडशिप जैसी वैल्यूज जिनका चैंपियन दुनिया के सामने अक्सर यूएस बन के खड़ा होता है, इनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में कोई जगह नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की रेलेवेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। द्राश गुप्ता। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो थीम से, कोल्ड वॉर एंड क्रूड ऑयल। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो मेजर सुपर पावर्स बची थी, इंपीरियल जापान को हराने वाला यूएसए और नाजी जर्मनी को हराने वाला यूएसएसआर। डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जैसी ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज पर बेस्ड होने के कारण इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कोऑपरेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इनकी राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि कोई डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग की जगह रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू ये दोनों कंट्रीज उसी वक्त तो स्पेस जंग भी स्टार्ट हुई थी। स्पेस क्या कहते हैं, स्पेस वॉर की जगह स्पेस रेस अगर हम कहें, जिसके अनुसार दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी को खतरा दुनिया भर की डेमोक्रेसी के खतरे के बराबर था। इसके एग्जैक्ट सोशलिस्ट काउंटर पार्ट यूएसएसआर में ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन थी। ये दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर को परपेचुएट करने के इंस्ट्रूमेंट्स बनी। कोल्ड वॉर बहुत से फ्रंट्स पर लड़ा गया, जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल का बिल्डअप, कन्वेंशनल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, एस्पियोनेज, एम्बार्गोज या सैंक्शंस, वियतनाम राइवलरी और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशंस जैसे कि स्पेस रेस। कोल्ड वॉर का एक मेजर कॉन्टेस्ट क्रूड ऑयल पर कंट्रोल को लेकर भी हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हाईली स्किल्ड पेट्रोलियम इंजीनियर्स प्रोवाइड किए थे। साथ ही 1928 के रेड लाइन एग्रीमेंट और 1944 के एंग्लो अमेरिकन पेट्रोलियम एग्रीमेंट के थ्रू यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज ऑयल इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन और मोनोपोल्स के थ्रू अपना दबदबा बनाना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि कोई भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट बहुत पावरफुल ना बन सके। इसे समझने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ब्रिटिश एम्बेसडर के लिए 1944 का आप एक स्टेटमेंट सुनिए। पर्शियन ऑयल इज योर्स, वी शेयर द ऑयल ऑफ इराक एंड कुवैत, एज फॉर सऊदी अरेबियन ऑयल इट्स आवर्स। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का टाइम एंटी कॉलोनियल नेशनल पॉलिटिक्स का टाइम था और मिडिल ईस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ भी इंडिया की तरह नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल ग्रुप्स पॉपुलर होते जा रहे थे, जो इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स के लिए बड़ा सरदर्द बन रहे थे। क्लियरली मिडिल ईस्ट में एक पावर वाइड क्रिएट हो रहा था और यूएस ने वाइड को यहाँ पर फिर इसराइल को प्रॉपर शेप में क्या कहते हैं उसको बीज बोया। कहानी के पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो है सीरिया। 1946 में सीरिया न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, लेकिन 1949 में ही एक मिलिट्री कू हुई। इसमें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को सीआईए की मदद मिली। इस वजह से एक स्टेबल डेमोक्रेसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ yet again another American intervention, साजिश या मुदाखलत ने उसको बेनिफिट करने वाले बहुत से डिसीजंस लिए। ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन यानी टैप लाइन को अप्रूव कर दिया गया, जो सऊदी ऑयल को मेडिटेरेनियन पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का एक अमेरिकन प्रोजेक्ट था। इसके अलावा सीरिया के डिक्टेटर ने लोकल कम्युनिस्ट पर क्रैकडाउन इनिशिएट कर दिया और अमेरिकन एलाइज इजराइल और टर्की के साथ रिलेशनशिप्स भी बेहतर किए। लेकिन जाइम की रेन शॉर्ट लिव्ड रही। फ्यूचर में सीआईए ने और भी कई कू प्लान किए और अपने पपट को इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश की। जब मन की बात पूरी हुई तो सीरिया यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स बताया गया। लेकिन 1986 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हाइक ने सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बताया और 1991 में जब पाकिस्तान के साथ भी यही करता रहा है, के द्वारा कर रहा है इसको अपोज किया तो यूएसए सारा कोऑपरेशन भूलकर एक कंप्लीटली एंटी सीरिया पॉलिसी की तरफ बढ़ गया। दरअसल इराक वॉर के समय सीरिया किसी भी सोवन स्टेट की तरह एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा था।
जो यूएसए को अनएक्सेप्टेबल लगने लगा। यहाँ तक कि सीरिया ने 9/11 अटैक्स के बाद यूएस गवर्नमेंट के वॉर ऑन टेरर में अलकायदा के खिलाफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके सहयोग भी दिया था। लेकिन उसके बहुत पहले ही यूएस ने सीरिया को टेररिस्ट स्टेट का दर्जा देके इलेजिटिमाइज कर दिया था। दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती थी। 9/11 अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज है। स्थापित करनी है। ये मौका अमेरिका को 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान मिला, जब पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में डूबे हुए थे। लेकिन इन प्रोटेस्ट में कुछ प्योरली एंटी स्टेट एलिमेंट भी शामिल थे, जो मौके का फायदा उठाकर सीरिया में एक सुन्नी इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे। केवल इस वजह से ही सीरिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया गया। यूएस ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं इमर्ज ही नहीं हो पाई और आर्म्ड रिबेल ग्रुप्स ने सीरिया में पावर हथिया लिया। जरा सोच कर देखिए, अगर डेमोक्रेसी लाना ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का नोबेल ऑब्जेक्टिव होता, तो इस रीजन से Never been. स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और बहरीन में यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशंस क्यों नहीं चलाए? इस बात से आपको hint मिल कतर चुका में होगा इतनी कि बड़ी democracy इन्वेस्टमेंट है, first, बेसिस है अमेरिका का। और ह्यूमन राइट्स के आर्गुमेंट्स कितने खोखले हैं और कितने स्पेसिफिक भी। ईरान जो है, दोस्तों आपको जान के शायद हैरानी हो, अभी ईरान में भी गेम चल रही है। अभी रिसेंटली खवातीन वाले पर्दे वाले ड्रामेबाजी अमेरिका जो कर रहा है, हालांकि अंदर ऐसा सिचुएशन नहीं है इसमें। वो इंफॉर्मेशन वाले गेम पहले खेल रहा है, Campaigns, प्रोपेगेंडा propaganda। में कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली आज ईरान एक थियोक्रेसी यानी रिलीजियस स्टेट है। But the way Iran is resisting is remarkable। मोहम्मद मुसादिक 1951 उसकी कीमत भी पे कर रहा है, but still नेशनल resisting। इंटरेस्ट में मोहम्मद ने ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला लिया, जो अब तक ब्रिटिश ओनरशिप वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की डोमिनेंस में थी। लेकिन शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रिजा पहलवी नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इस वजह से ईरान पे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। साथ ही ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री के वर्कर्स को इस सिचुएशन में जॉबलेसनेस का डर सता रहा था। सैंक्शंस लगाए गए और ईरान में राइट्स शुरू हो गए। शाह ने मुसादिक से रेजिग्नेशन की मांग की, जिसे मुसादिक ने रिफ्यूज कर दिया। मुसादिक ने कम्युनिस्ट पार्टी को छूट दे रखी थी, जिस वजह से उन्हें ईरान में सोवियत इन्फ्लुएंस का डर सता रहा था। 1952 में CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मोहम्मद मुसादिक को हटाने का प्लान बना लिया था। ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ये चीज है डिस्टर्बिंग है। Who the hell they are? किसी मुल्क की और किस हैसियत से 1953 को फिर मोरालिटीज की बात होती है, एथिक्स की और स्टैंडर्ड्स की। और प्रो यूएस शाह को पावर में लाया गया। कू से पहले ईरान की नेशनलिस्ट PSU एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC का ईरान के ऑयल पर कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद 1954 में इस कंपनी का नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया, जिसके पास 40% ऑयल रिसोर्सेज थे। बाकी 40% यूएस ऑयल कंपनीज को दे दिया गया और कुछ हिस्सा डच और फ्रेंच कंपनीज को। सारा तेल बांट दिया। ईरान यूएस का क्लोजेस्ट एलाई बना रहा और यूएस ने शाह की ब्रूटल सीक्रेट पुलिस को फंड भी किया। यहाँ तक कि यूएस, जो आज ईरान की डीन्यूक्लियराइजेशन का सबसे बड़ा एडवोकेट है, उसने ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1957 में न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल देकर और 1967 में वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम देकर शुरू करवाया था। biggest लेकिन hypocrite। 1979 में अचानक हुई रिवॉल्यूशन ने सारा खेल पलट दिया। Yes, US यहाँ शाह comes the game। पब्लिक सपोर्ट के साथ आयतुल्लाह लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी पावर में आ गए। इसके बाद से ईरान और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म इसकी मैं कर दिए परसों रात और बात कर रहा था, स्विट्जरलैंड और इरानियन पाकिस्तान की रेवोल्यूशन। इंटरमीडिएशन के थ्रू आज यूएस और ईरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। स्वेज कैनाल। अब तक दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यूएसए अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन इजिप्ट में ही स्वेज कैनाल क्राइसिस इन सारी हदों को पार करने वाला इवेंट था। यहाँ यूएस ने अपने पुराने एलाई ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने हमेशा के लिए सुपर पावर टाग खो दिया और यूएसए मिडिल ईस्ट में अकेला सुपर पावर बचा। दरअसल स्वेज कैनाल इजिप्ट का एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशंस को लिंक करता है और यूरोप और यूएसए तक मिडिल ईस्टर्न ऑयल पहुंचाने के लिए काफी क्रूशियल है। 1950s में इजिप्ट के लीडर अब्दुल नसीर थे। ये तो उन्होंने 1954 में यूएस मिलिट्री एड एक्सेप्ट की, लेकिन इस एड के बदले
इजिप्शियन बिजनेसेस और पॉलिटिक्स में कॉलोनियलिज्म की लाइंस पर किए जाने वाले यूएस इंटरफेरेंस से इजिप्ट तंग आ चुका था। 1954 में नसीर ने यूएसएसआर के साथ आर्म्स डील साइन की, जो यूएस के लिए खतरे की घंटी बजने के लिए काफी था। आग में घी का काम किया नसीर द्वारा 26 जुलाई 1956 को सुएज कनाल को नेशनलाइज करने ने। हाँ जी। इसके पहले सुएज कनाल को सुएज कनाल कंपनी नाम की एक फॉरेन ओन्ड फर्म अच्छा, इस सीन को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया दी क्राउन सीरीज जो है, जो ब्रिटिश की एक सीरीज है दी क्राउन, उसमें इजराइल ने मैंने नहीं देखा है। हाँ, फेल शूट वैसे वो दी क्राउन बड़ा अच्छा सीन है। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, सुएज कनाल का कंट्रोल वेस्टर्न पावर्स के लिए रिगेन करना और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर को डिथ्रोन करना। लेकिन यहाँ एंट्री होती है यूएस की। यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, जिस वजह से इन्वेडर्स को वापस मुड़ना पड़ा। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का ऐसा ह्यूमिलिएशन ग्लोबल लेवल पर पहले कभी नहीं हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएस अपने वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट जा सकता है और आखिरकार यूके और फ्रांस को अपने हाथ वापस खींचने पड़े। अपनों भी धोखा देगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पुराना यूएस अलाई ईरान 1979 की रिवॉल्यूशन अपने मुल्क के लिए यूएस का इंटरेस्ट सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ईरान से जुड़ा उसका वेस्टर्न नेबर है इराक। 1980 में सद्दाम हुसैन रूल्ड इराक ने अयतुल्ला खमीनी रूल्ड ईरान को इन्वेड किया। इस इन्वेजन में इराक को यूएस से मॉनेटरी असिस्टेंस, आर्मामेंट्स, डुअल यूज और टेक्नोलॉजी जब सद्दाम पसंद आया तो सद्दाम भी उड़ा दिया। पूरा कोऑपरेशन मिला। आपका ज़ियाउल्लाह के साथ क्या यूनाइटेड हुआ? स्टेट्स को पता था सेम है, के पास केमिकल हमारी बारी आएगी, जिसे वो लड़ाई में इस्तेमाल कर आई सकते एम हैं। होपिंग। याद रहे, सीरिया का इन्वेजन यूएस ने केमिकल वेपन्स के प्रेजेंस का हवाला देकर ही किया था। ये मूव क्लियरली 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल का वायलेशन थी। लेकिन शेमलेसनेस की हद तब पार हो गई जब 1980 में यूएस ने इजराइल को परमिशन दी कि अमेरिकन वेपन्स ईरान को बेचे जा सकें। दोनों तरफ यूएसए के प्योर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे। लेकिन 1991 के असला भी तो गल्फ वॉर बेचना है में ना। कुछ और ही हुआ। ऑयल भी जब ले ईरान जाना है, ने असला भी कुवैत को बेचना है। किया तो 35 कंट्रीज की कोalition बनाई गई, जिसकी 73% फोर्सेस के साथ नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था। दरअसल ईरान कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का एलाई रहा था। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 के थ्रू इराक के कुवैत इन्वेजन को कंडेम किया। इराकी फोर्सेस का अनकंडीशनली विड्रॉल डिमांड किया। खैर 28 फरवरी 1991 को वॉर इराक के विड्रॉल के साथ एंड हुआ। लेकिन 2003 में यूएस ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लीडरशिप में टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और डिक्टेटरशिप का हवाला देकर इराक का फिर से इन्वेजन किया। इस बार ऑब्जेक्टिव क्लियर, सद्दाम हुसैन को टॉपल कर 9/11 अटैक्स के लिए बलि का बकरा ढूंढना और ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल जमाना था। तो सबने आज ही बात हो रही थी ना अफगानिस्तान के हवाले से, वो डिस्कस किया। उस शॉट की जब हमने बात की, तो अफगानिस्तान है। कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन एक खातून बुर्का पहन के बैठी है, यस यस, वी आर द सेवियर ऑफ अफगानी वुमेन। कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर हासिल कर ली। इसके बाद कुछ रेडिकल मॉडर्नाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए जो ट्रेडिशनल रूरल पॉपुलेशन को पसंद नहीं आए। साथ ही नई गवर्नमेंट ने ऑपरेशन को सप्रेस किया और बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट भी कर दिया। इस वजह से एंटी गवर्नमेंट आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो गए। इसी बीच टैंकू का कब्रिस्तान जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद तराकी को उनके सेकंड इन कमांड हफीजुल्लाह अमीन द्वारा असैसिनेट कर दिया गया, जो कि प्रो यूएसए थे। कंट्रोल खोने के डर से 24 दिसंबर 1979 को यूएसआर ने काबुल को इन्वेड करके एक कू स्टेज किया। इसमें अमीन को मार दिया गया और सोवियत लॉयलिस्ट बबराक करमाल को इंस्टॉल कर दिया गया। इस इन्वेजन इट वाज नॉट एन इंस्टॉलेशन। उस टाइम पे मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान की जो जनरल पब्लिक थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ थी। इंडिया यूएसएसआर That's what my belief. 18 मेंबर्स में से एक था। यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए गए। अब दिस इज द पॉइंट जब पाकिस्तान को रेडिकल ग्रुप के हाथों में सौंपा गया, जो पाकिस्तान आज भी सफर कर और पाकिस्तान को जो ब्लेम किया जाता है, हम भी यस वी वर द फूल एंड वी आर स्टिल फूल। गॉर्बाचेव के अंडर 1987 में सोवियत यूनियन ने अपना विड्रॉल अनाउंस किया। 15 मई 1988 से 15 फरवरी 1989 तक ये प्रोसेस चला और गवर्नमेंट फोर्सेस को इंसर्जेंट से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया।
यूएसएसआर का इस वॉर में फेलियर उसके डिसइंटीग्रेशन की बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन जिहादी मुजाहिदीन जिन्हें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ट्रेनिंग के साथ वर्ल्ड क्लास वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे, यही नहीं रुके। बहुत से फॉरेन वॉलंटियर्स जो जिहाद में शामिल होने आए थे, उसामा बिन लादेन सऊदी अरब से आ गया था लीड आगे करने। जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अल्जीरिया, इजिप्ट, बोस्निया और चेचन्या में वायलेंट टेररिज्म को अंजाम देने लगे। याद करें कि कश्मीर में मिलिट्री का सबसे वायलेंट फेज लेट 1980s में ही देखने को मिला जब था। वहां से कश्मीरी पंडित भी का यस अनफॉर्चुनेट जेनोसाइड और माइग्रेशन की होड़। दुनिया भर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग 9/11 इसी यूएस जनरेटेड प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है। यस ऐसा दे कहा आर गया है US generated। अवॉइड किया जा सकता था अगर बुश ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान इस हालत पे अगर है तो उसके पीछे हम जूम आउट नहीं करते ना। अब इंडिया से स्पेशली लोग जो बैठ जाते हैं पाकिस्तान पर blame, तो उसके पीछे भी मुहर्रिकात कहाँ से हैं? और आईएसआईएस अच्छा, मैं इस बारे में वही कुछ वही कहूंगा। वो एक और बात। मैं इस बारे में बात करूंगा। झेलने से बच जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस द्वारा सपोर्टेड ये रेडिकलाइज्ड मुजाहिदीन फाइटर्स ही आगे चलकर टेररिस्ट बने। इन्हें ब्रीड करने हाँ, के लिए गुड तालिबान, बस एक बैड fertile तालिबान, soil की जरूरत थी, जो out of यूएस control हो गए, वो बैड अफगानिस्तान तालिबान की और category इराक में। अपने इन्वेजन के बाद क्रिएट कर दी थी। दोस्तों, यूएस के इस्लामिक नेशंस के साथ रिलेशनशिप की बात करें और सऊदी अरेबिया का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। एक मोनार्की और इस्लामिक स्टेट वर्सेस एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद सऊदी अरेबिया और यूएसए की रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रहे ना, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया 1930 से यूएस का स्ट्रेटेजिक अलाई रहा है। ये स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल दो प्रिंसिपल्स पर टिकी रही है। यूएस का सऊदी की रॉयल फैमिली के लिए अनकंडीशनल मिलिट्री एड Yes. और सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस और एट्रोसिटीज को अनदेखा करना। बदले में सऊदी का यूएस के लिए डॉलर में डिनोमिनेटेड लो प्राइस रिलायबल ऑयल सप्लाई along with यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट। कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट के खिलाफ दोनों नेशंस हमेशा साथ खड़ी रही। अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन के खिलाफ और कुवैत अच्छा, ये जो सर पे बांधते हैं ना सऊदी अरब वाले, इट रिप्रेजेंट्स जो इंग्लैंड का फ्लैग है, रेड एंड व्हाइट एंड द क्रॉस। गल्फ वॉर के दौरान भी यूएस ने सऊदी अरेबिया में दैट्स आल्सो सम पीपल दैट से सर अकरम सुमरो सेक्ट यूएस के सपोर्ट Okay. यूएस सऊदी रिलेशंस That को was new for समय me. समय पर कॉम्प्लिकेट किया है। यहाँ तक कि 1973 जब अरब इजरायली वॉर के दौरान यूएस ने इजराइल का समर्थन किया तो सऊदी अरेबिया ने ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर यूएस पर ऑयल एम्बार्गो घोषित कर दिया। लेकिन ये मूवमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके बाद जिस तरह स्लिप हुआ। नॉर्मल रिलेशंस रिज्यूम कर लिए। अर्ली 2000 में यूएस में शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण ये वो वक्त है जब भुट्टो यहाँ यूएस ब्लॉक क्या कहते हैं इस्लामिक ब्लॉक करने की बात। और स्ट्रेन से गुजरे, क्योंकि यूएस के अनुसार सऊदी अरेबिया सुन्नी एक्सट्रीमिज्म और वहाबिज्म का बड़ा सेंटर था। उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया में ही बॉर्न हुआ था, लेकिन मैच्योरिटी दिखाते हुए दोनों नेशंस ने वॉर एंड टेरर पर कोऑपरेट किया। दरअसल सऊदी अरेबिया खुद कुछ वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ रहा था, जो यमन में अभी भी सऊदी के लिए और यहाँ ये यहाँ पर भी मुसलमानों की तरफ से हिपोक्रेसी दिखाई जाती है, क्यों नहीं बोलते? यमन पे खामोशी बहुत बड़ी मुजरिमाना खामोशी। यूएसए के लिए अपनी पब्लिक को ह्यूमन राइट वायलेशंस पर जवाब देना। अभी ये सवाल किसी ने कमेंट सेक्शन में भी किया मेरे से कि आप, और मैं इस बारे में जरूर, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं सेपरेट वीडियो एक जरूर करेंगे इस बारे में, किसी और वीडियो के बगैर सेपरेट बात की। हाई ऑयल प्राइसेस के आगे ह्यूमन राइट्स की कोई खास जगह नहीं है। पाकिस्तान का तस्करा दोस्तों, नहीं आज के इस वीडियो में हमने यूएस के वो हम इस्लामिक नेशंस करेंगे। के साथ इंटरेस्ट को समझने के थ्रू जियोपॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज को जाना। लेकिन एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूएस का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट किसी रिलीजन पर नहीं, बल्कि प्योरली इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ग्रीड पर आधारित था। और बेसिकली वीडियो मिडिल ईस्ट पे है ना ज्यादा, इजराइल को ही ले लीजिए। यूएस पाकिस्तान साउथ एशिया में एक्सटेंड करने वाला पहला स्टेट था, जबकि ये सारे अरब इस्लामिक स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ था। जून 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के साथ 6 डे वॉर लड़ा, जिसमें इजराइल ने पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक, सीरिया के गोलान हाइट्स और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला तक कैप्चर कर लिया था। यूएस ने इजराइल को वेपन्स और फाइनेंसेस के थ्रू इस्लामिक नेशंस के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया। समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते। सारे डिसीजंस उस समय के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एंड स्टिल जो आम लोग हैं उसका खमियाजा भुगत रहे तो हैं, दोस्तों, कीमती आज जाने के जा रही को हैं। यहीं खत्म करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि बेहतरीन वीडियो, और इस नौजवान ने जिस तरह ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन किया है, वो हो कमाल। और हमारे एंड से कुछ लोग जब कहते हैं ना कि इंडिया वाले, नहीं यार, इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, इस वजह से उनको समटाइम्स सलूट करने का दिल करता है कि दे आर जेन्युइनली कंटेंट क्रिएटर्स, और वो अपने आवाम को ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीज़ें बता रहे हैं। इसी वजह से उनकी जो यूथ है वो पढ़ी लिखी भी है और रैशनल भी है, और बड़े अच्छे सवालात उठाते हैं। मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं मेरे चैनल पे भी कि मुझे खुद उन पे प्रॉपर रिसर्च करना पड़ती है कि मैं उसमें सोचता हूं और मैं अपनी राय के, हाँ, इन्फो एजुकेशन को भी इस सवाल से पूरा होता है। तो आई एम थैंकफुल टू दोस्त जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिनसे मेरे सीखने का कोई अमल हो, और मैं इनकरेज भी करता हूँ इस तरह के लोगों को वो मजीद बातचीत करें। और ऐसा नहीं है कि हम इगोइस्टिकली कोई चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं, हम उस चीज़ के बारे में अपनी राय, अगर हम बेहतरी की तरफ जा सकें तो जाते भी हैं। और हाँ, अगर कोई बात बिल्कुल ही ब्लंटली बुरी होगी तो हम उस पर अपोलोजाइज भी करेंगे आके कि यार ये बात हम लोग गलत कह गए, इसमें कोई छोटापन नहीं है। लेकिन यार अगर आप देखा जाए ना, पूरी वीडियो को हम एनालाइज करें तो यूएस की हिपोक्रेसी किस कदर है यहाँ है, और सामने को पता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, I want to raise a question. Sorry. Please go for it. I was going for it. I have a question for the audience. US lied about Iraq. हम लोगों ने पूरी दुनिया में देख लिया। US lied about अफगानिस्तान, हम लोगों ने देख लिया। US lied to even Britain and France, हम लोगों ने देख लिया। US lied to Egypt, US lied to Saudi Arabia, US lied to Pakistan. But still, US सच्चा है फलस्तीन के मामले में। ये कैसे हो गया? They are lying. They are lying again. ये US इजरायली लॉबी दोबारा से झूठ बोल रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपको इंसानी जान की कीमत ज्यादा होती है हमेशा, किसी भी जज्बात में बहने के बजाय या इमोशनल किसी एक तरफ स्टैंड करने के बजाय कि यार ये कहने वाला पाकिस्तानी या इंडियन है, इस बुनियाद पर फैसला करने के बजाय रैशनली फैसला किया जाए कि किसकी तरफ खड़े होने हैं, क्योंकि तारीख लिखी जाएगी, और जब तारीख लिखी जाएगी तो आपको तारीख के दुरुस्त समत में ही खड़ा होना आपके लिए बेहतर होगा। और हमारा तो बिलीव है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं आगे जाके आंसरेबल होना है, मुसलमान हो हिंदू हो, हमें आंसरेबल होना है किसी ना एक फॉर्म में। आप किसी फॉर्म में भी बिलीव करें, मैं किसी और फॉर्म में चाहे बिलीव करूं, लेकिन पेश होना है और हमें इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो यस, प्लीज होश के नाखून लेने की जरूरत है। दे आर स्टिल लाइंग टू द वर्ल्ड। बिल्कुल, जैसा कि ईमान के 3 हिस्से होते हैं कि पहली बात है कि बुरा हो रहा है उसको आप अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। दूसरा उसका लेवल है कि आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप जबान से रोकने की कोशिश करो। तीसरा लेवल ये है कि आप अपने दिल में बुरा जानो, और वो ईमान की सबसे कमजोर दर्जा है। तो अब लाइक जो बिल्कुल अंधाधुंध लोग चल रहे हैं, जो नहीं देख रहे चीज़ें क्या है, लेकिन जो लोग सही सूझबूझ रखते हैं, एटलीस्ट वो जो जानबूझ के जो इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं, मतलब कल को आज अगर वहाँ हो रहा है तो कल यहाँ भी हो रहा होगा। अगर अभी पाकिस्तान को स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर आपकी ऑडियंस इंडिया से, ब्लेम करते हैं ना पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जिहादी, टेररिस्ट, इवन हमें भी टैग लगा दिया गया, लेबलिंग कर दी गई। बात ये है कि यार कहीं ना कहीं हद तक उनकी ब्लेम ठीक भी होती है, हमारी अपनी भी हिपोक्रेसी और इन्वॉल्वमेंट जो रही है वो भी कंडेमेबल है। अब बात ये है ना कि हम जूम इन करके देखते हैं ना, उसको जूम आउट करें तो उन्होंने भी बात की कि किस तरह से पाकिस्तान की वो गलती थी जो हम कोल्ड वार में आई विल हैव अ कमेंट ऑन इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, हम उस वक्त, अच्छा मैं ये चीज़ भी नोट करता हूँ कि जब कभी भी इस तरह का इवेंट होना होता है ना, पहले डिक्टेटर लाया जाता है उस मुल्क में, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान इजी होता है। इसीलिए भुट्टो का सफाया किया गया, जिया को लाया गया, और उस वक्त फिर कोल्ड वॉर को प्रॉपरली इनिशिएट किया गया, मतलब उसको खत्म किया। इस रीजन में कोल्ड वॉर जब आई है, वो प्रॉपरली उसकी एक लड़ाई की सूरत में बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान, और इधर से क्योंकि पैसे आ रहे हैं और पाकिस्तान को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और आपके लोगों को एक तरह से रोजगार मिल रहा था, और आप रिलीजियस जो फैनेटिक्स पैदा किए गए, जिहाद के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, और उससे अमेरिका साहब अपना फायदा उठा के पहुंच गए, ठीक है, चले गए। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बात की ना, टिश्यू पेपर की तरह यूज करते रहे ना पाकिस्तान को, और अब वो जो तालिबान इतने सारे बना दिए गए, उसके बाद तो वो बेरोजगार हो गए।
एंड फिर प्लान था कि अब कश्मीर को, जो इंडिया के पास कश्मीर है, जिसको हम हमारे एंड से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर करते हैं, जो हमारे पास है वो पाकिस्तान को डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो प्लान तो यही था, लेकिन फिर इंडिया ने फौरन से कंसर्न उठाया एंड जिया को किस तरह से फिर साइडलाइन जैसे ही मतलब कि वो कठपुतली लगता है कि साइड पे जा रहे थे, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। और फिर से कुछ अर्सा यहाँ पर डेमोक्रेसी खेली गई है, बेनजीर एंड नवाज शरीफ की सूरत। वो जो डेमोक्रेसी थी हमारी 90s में, वो उससे रिडिकुलस आज तक हमने। एंड अगेन 9/11 होने से पहले ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान में फिर से डिक्टेटरशिप आ जाती है, मुशर्रफ का कू हो जाता है। एंड दिस इज ऑल द प्री प्लान्ड। अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो हमें नजर आता है किस तरह हुआ। अच्छा, मजेदार बात भला क्या है मियां साहब, हर मुल्क का हक है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी रखे और अपने फॉरेन इंटरेस्ट, अपने लोगों के इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने, अगर आपने करना ही था, बहुत शौक था आपको मुजाहिदीन बनाने का, कम से कम यार आप चाहते, आपका क्या हमेशा मकसद रहा है अफगानिस्तान के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखना ना। आपने उन मुजाहिदीन को पहले शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ दिया, फिर वो जब वो बेरोजगार देखें, अब वो एक जत्था है बेरोजगार है, उसको फिर डिफरेंट एजेंसीज जो पैसा दे रही है, असला दे रही है, उन्होंने यूज किया। अब वो लेबल आपका लगाओगे कि पाकिस्तान वो कर रहा है। हमने मुजाहिदीन बनाए, हमने तालिबान नहीं बनाए। ये लोगों को समझने की जरूरत है। तालिबान एक सेपरेट ग्रुप है जो मुजाहिदीन में से निकला। एग्जैक्टली ये एक अलग चीज थी, हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, हमारा उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी ये थी कि हमने एंटी रशिया जाना है, एंटी सोवियत यूनियन जाना है। ओके यार, अ लॉट ऑफ अस बिलीव कि अगर सोवियत यूनियन पे हम ना जाते तो रशिया जो था वो गर्म पानियों की तरफ आ रहा था, तो रूस ने पाकिस्तान को, हमें कहानी कराई गई ना यहाँ से रूट नेक्स्ट, क्योंकि रशिया ने जहां जाना गर्म पानी की तरफ जाना, और हो सकता है कुड बी पॉसिबल। अगर रूस को ना चाहिए होता तो रूस अभी तक हमारे साथ बातचीत हमेशा से रही है। हम तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से उनको वन बेल्ट वन रोड में अभी तक इंक्लूड नहीं कर पाए, जो कि अब फ्यूचर में होपफुली हम ये सेंट्रल एशियन लैंडलॉक कंट्रीज जो है उनको भी एंगेज करेंगे और हम इनको भी रशियंस को भी एंगेज करेंगे, क्योंकि रशिया के लिए एक इजी वे है, उनकी भी अपना मामला था। अगर हम लोग अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से निकल आए, और बेहतर ये है पाकिस्तान के लिए लैंड कनेक्टेड है, वहां पर बैठा है उल्लू का पट्टा अमेरिका। ठीक है, जिस मैं यही कहूंगा ना, फ्रस्ट्रेशन है पूरी दुनिया में, जितने भी फसाद की जड़ है वो अमेरिका है। और येट ये क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेसी की वालिदा हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छाई का, मतलब क्या मतलब आप किस बुनियाद पे कहते हैं, आप किस बुनियाद पे अपने आप को मोरल एथिकल गॉड कंसीडर किए बैठे हैं दुनिया का। आपने तो दुनिया को तबाह किया है। हिरोशिमा और नागासाकी में किसी पाकिस्तानी, किसी इंडियन, किसी मिडिल ईस्टर्न ने बम नहीं गिराए। आप स्टेट टेररिस्ट हैं। आपने इजराइल को फंड किया हमेशा, आप स्टेट लेवल टेररिज्म प्रमोट करते हैं। आपने पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया और आपने पाकिस्तान के जरिए गलत काम करवाए। अफगानिस्तान के अंदर भी हम लोग यूज हुए, हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान की आवाम को उस जमाने के अंदर कुछ मजहबी लोगों के जरिए जिहाद का एक मिसकॉन्सेप्ट पढ़ा के, गलत कॉन्सेप्ट दे के यूज किया। उसके बाद जब उनको छोड़ा गया, दे अटैक्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद वही बैड तालिबान बने। ओके, जब अमेरिका एग्जिट कर रहा था अफगानिस्तान को, वी सपोर्टेड देम अगेन। हम लोगों ने दोबारा पॉलिसी रखी। अ कप ऑफ टी हमारे लिए बहुत हैवी रहा है, बिल्कुल हमारे लिए वो चाय का कप इतना हैवी रहा है जितना कुछ और नहीं रहा। अमेरिकन पॉलिसी हम लोग अभी भी जो हो रहे हैं, पिछले ये अप्रैल 2022 से जो इस मुल्क में हुआ है, उसको भी अगर जूम आउट करके देखें तो उसके पीछे भी वो चाय का कप जरूर नजर आएगा। उसके पीछे बहुत सारे मुल्कों के इंटरेस्ट जरूर नजर आएंगे। और हो क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे, नुकसान हमारा हो रहा है। यही बात है। अब दिल दुखता है कि भाई पाकिस्तान को जिस तरह से नेगेटिवली लेबल किया जाता है, सिर्फ कुछ लोगों के जो कठपुतलियां यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी कुर्बानी दी गई है इस मुल्क बनाने के लिए। एक जिदोजहद, एक खूबसूरत मुल्क का ख्वाब देखा गया था कि जहाँ मतलब कि हम भी दुनिया की दुनिया में कोई अहम रोल अदा कर पाएंगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन क्या किया हमने? कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सके। वो ये फेल्ड एज, मतलब हम पाकिस्तानी भी फेल हुए, हम दुनिया को भी कुछ देने के लिए भी फेल हुए। और होपफुली हम लोग इस चीज़ को बदलेंगे और फ्यूचर में बेहतरी की तरफ जाएंगे। यस, एंड अगेन यहाँ पर ये जो चीज़ है, इंडिया इस हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क, हालांकि मतलब ऑब्वियसली क्यों नहीं, मतलब कि इंडिया के जितना पोटेंशियल है, जितना हमारे सोर्सेज हैं, ऐसी बात नहीं कि वो उस पर क्वेश्चन नहीं की गई होंगी। लेकिन इंडिया में जो माइंड है, वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से बहुत सारी, अब क्योंकि एक इवेंट हो जाता है उसके बाद में पता चलता है, वहाँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो वो क्या कहते हैं, वो सामने ही नहीं आई ना, सामने ही नहीं है। वहाँ बहुत सारी, वहाँ भी क्वेश्चन की गई होगी, लेकिन
इंडिया की जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है और वहाँ के लोगों ने जिस तरह से समझदारी का जितने भी प्रॉब्लम रहे कुछ भी रहा, लेकिन समझदारी का जैसे आपने बात की मुजाहिरा किया, और अब जिस तरह से वो दुनिया की बड़ी पावर्स में उनका इकोनॉमी, ठीक है, तो दिस इज समथिंग हम शायद सीख लेते तो बेहतर था, लेकिन बात यह कि आप अब भी सीख लें कठपुतलियां की डोरियां। मसला ये है कि आपके ऊपर जिसके हाथ में डंडे हैं, ठीक है, जिसके हाथ में चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, तो उसकी कहीं ना कहीं जो लगाम है वो वहां बैठी है। मसला ये है, या अभी आपने देखा कुछ रेजिस्टेंस होने लगती है तो स्क्रिप्ट को छोटा सा लागू करके जो आम लोग, जो शऊर वाले लोग हैं, उनको बेशऊर कहा जाता है। सबसे बड़ी तो ये, अब वही आप नतीजा देख रहे हो कि 10 लाख आपका यंग जो एक ब्रेन है पाकिस्तान में, ब्रेन हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने होप भी छीन ली है। कोई बंदा आके कहता है कि यार मुल्क के लिए हम ये करेंगे, अपनी मुल्क की खुद जो क्या कहते हैं, खुद इरादियत जो है, जो हमारे मुल्क के जो एक वकार है, हमारा जो स्टेट है, हम उसको इंडिपेंडेंट, आप उसको कान से पकड़ के इधर कर लेते हो। कोई पॉलिटिकल आप ग्रोथ होने नहीं दे रहे, तो हमारे वो ब्राउन वॉइस यहाँ मौजूद है और स्टिल वी आर बीइंग यूज्ड। साहब के बाद ब्राउन साहब जो एंड यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया को एक क्रेडिट जाता है, चाहे जो वहाँ के मसाइल अपनी जगह होते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को इनकाउंटर किया और सारी स्ट्रेटेजीज, अब भी वो चाइना को भी इनकाउंटर कर रहा है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका का वो नहीं है कुछ, कोई एलाय नहीं है उनका, ठीक है, वो उसके अपने इंटरेस्ट है, तो उसको भी वो कर रहा है, पाकिस्तान वाले एंड से भी कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वो भी आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश। तो इंडिया इस हवाले से जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है और हमें सीखना पड़ेगा। यस, और फाइनली एट द एंड मेरे ख्याल में एंड इट इज डिस्टर्बिंग, समटाइम आपको आप हेल्पलेस फील करते हो कि मतलब चीज़ें आपके सामने होती हैं और मतलब जो कि बड़े लॉजिकल वे में देखा जा सकता है, लेकिन ऊपर जो बैठे हैं कि मतलब अंधे हैं, बहरे हैं, पता नहीं क्या है, ये इनके कान भी बंद हैं, इनके नाक भी, इनकी आंखें भी, ये कुछ नहीं समझ बूझ सकते कुछ भी। मसला ये सफर जो है ना वो आम लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब बच्चे जो वहां मर रहे हैं फलस्तीन में, जो औरतें मर रही हैं, मतलब उनकी जिंदगियों का कौन, मतलब यार पता नहीं, और ये वार क्राइम है, वार नहीं है। कितनी हजार प्रेग्नेंट औरतें हैं इस टाइम पे फलस्तीन में, जिनकी डिलीवरीज इसी मंथ। एंड यहाँ हम जो लोग हैं वो फिर प्रोपेगेंडा में आके कि भाई मतलब हमने साइड लिए हो, यार इसकी साइड ही नहीं बनती। कोई चीज अगर किसी जीव को, औरत को, बच्चे को ना हक मारा जा रहा है तो भी गलत, तो वो भी गलत है, वो भी क्राइम है, वो भी वार क्राइम है और उसको भी कंडेम करना चाहिए। वहां आप रिलीजन वाला फिल्टर और साइड वाला फिल्टर क्यों ऑन करते हैं? ये एक मतलब मजे का खेस चीज है और इसको बदलने की बहुत शदीद जरूरत है। खैर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा और इसके बाद वीडियो जो है उसको एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे कि जैसा कि वीडियो के आखिर में स्टडी IQ IAS के नुमाइंदे ने जो हमें बताया कि फॉरेन पॉलिसी में और IR में कोई आपके परमानेंट एनिमीज भी नहीं होते और कोई परमानेंट फ्रेंड्स भी नहीं होते। हमारे पास्ट फ्रेंड्स और पास्ट एनिमीज क्या हैं? पाकिस्तान को इस टाइम पे शदीद ज़रूरत है इन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग अपने करंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करो। और जब तक पाकिस्तान संजीदगी नहीं दिखाएगा इसी तरह से क्या कहते हैं जो हालात के तमाचे हैं वो पढ़ते रहे इसके नसीब। और वो सफर क्या करेंगे? ऊपर तो एलीट जो है ना वो यहाँ के और रिसोर्सेज नोच रहे हैं, बाहर से डॉलर भी आ जाते हैं। होपफुली कि हम लोग जो है ना इसी खित्ते के अंदर मौजूद अपने इंटरेस्ट के लिहाज से इस टाइम पे फ्रेंड्स और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से एनिमीज नहीं, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए दोस्तियां और दुश्मनियां बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एनिमीज किसी के नहीं बनने, लेकिन किसी के साथ हम लोगों ने झुक के नहीं चलना, किसी के लिए हायर्ड गन अब हम नहीं बनेंगे। इन दुआओं के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया खासतौर पे ये दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन दोनों के ताल्लुकात आपस में बेहतर होना, फ्यूचर में ये जो गलतियां पाकिस्तान के एंड से हुई हैं ये ना रिपीट हों। हम दोनों को मेरे ख्याल में दीजिए इजाजत। एंड दैट्स अ पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।